आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज के शो में हमारे साथ है डॉक्टर अंशु शर्मा, दिल्ली से पधारे हैं और यहाँ पर विशेष स्पार्क विंग के माध्यम से आए हुए हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने विचारों को एक नया मुकाम देते हैं, जिससे कुछ न कुछ रिसर्च होकर नई बातें हम सबके सामने आती हैं। तो ऐसे रिसर्च वर्क के लिए आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर अंशु शर्मा का तहे दिल से स्वागत है आज के शो में। नमस्कार, मैं दिल्ली से माउंट आबू आई, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क के सर कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं दिल्ली में ही जन्मी और पढ़ी। वहाँ पे लेडी एवन स्कूल से मैंने सेकेंडरी पास किया। उसके बाद मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से 5 साल की MBBS की शिक्षा ली। डॉक्टर बनने के बाद तुरंत ही मेरी शादी हो गई, इसलिए मैं स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाई। लेकिन बाद में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया और एक डिप्लोमा मैंने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में किया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर पद पे अभी कार्य कर रही हूँ और पिछले 2 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आई। तब से मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ और मैंने ये तय किया कि एक न एक दिन मैं माउंट आबू ज़रूर जाऊंगी, जो कि मधुबन कहलाता है और बाबा का घर है। तो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस स्पार्क विंग की इस संस्था के इस कॉन्फ्रेंस के कारण ये अवसर मुझे मिला, जिसके लिए मैं बाबा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं दिल्ली में अपने आप भी कुछ ना कुछ थोड़ा कार्य इस तरह का करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ। कभी कभी कुछ ओल्ड एज होम्स को विज़िट करती हूँ। एक घर के पास में अनाथ आश्रम है, जिसमें कभी कभी बच्चों के पास जाकर समय बिताने का प्रयास करती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक की शादी हो चुकी है, छोटी वाली ने अपना स्टोर शुरू किया है। तो इस प्रकार मैं अपने घर गृहस्थी से अब इस समय काफ़ी फ्री हो चुकी हूँ। मेरे पास समय भी है और थोड़ा उत्साह भी है कि मैं किसी प्रकार समाज को कुछ दे सकूं, उनसे कुछ ले सकूं। यहाँ पर मधुबन में भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ प्राप्त हुआ। ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि रोली मृणालिनी जी मुझे मिली, जिनसे मुझे बहुत ही अच्छा साथ मिला। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली कि किस प्रकार हम अपने थोड़े समय में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योग और संगीत और साथ ही आयुर्वेद इन सब के लिए अपनी तैयारी करी है, इन सब में अपना योगदान दिया है। उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित भी हुई। साथ ही मुझे और भी लोगों से प्रेरणा मिली। यही सब माउंट आबू के अच्छे से एक्सपीरियंसेस मैं अपने साथ लेकर कल जाऊंगी और इन मीठी यादों के साथ ही मैं अपना समय काफ़ी बिता पाऊंगी। डॉक्टर अंशु शर्मा जी, मैं ये बात जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि जीवन में काफ़ी चीज़ें हमारे सामने होती रहती हैं। कभी कभी हम लोग कुछ घटनाओं से सीखते हैं और कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना बताइए जहाँ पर आपको काफ़ी सीखने को मिला, समझने को मिला और उसके बाद आपने अपने जीवन में कुछ काफ़ी हद तक एक अनुभव आपके पास रहा हो। जी हाँ, ज़रूर। मैं करीब 12 साल पहले की बात है कि मैं एक काफ़ी डिफरेंट किस्म की इंसान हुआ करती थी। चूँकि मैं घर में बड़ी थी और सबसे ज़्यादा लाडली थी पिताजी की, तो मैं काफ़ी ज़िद्दी और गुस्से वाली हुआ करती थी। हर समय अपने ही
डोमिनेशन में रहती थी, लोगों की बात को कम सुनती थी और उन्हें कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करती थी। तो इस समय मुझे मेरे पति के साथ ही एक लैंडमार्क फोरम का कोर्स करने का मौका मिला, जिसमें गुरु ने मुझे 3 दिन के कोर्स में बहुत ज्ञान दिया, जिससे कि मुझे काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला कि किस प्रकार हमारा ये स्वभाव हमें ही नहीं दूसरे लोगों को भी कितना कष्ट पहुंचाता है। हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपने आप में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करी। समय तो बहुत लगा, मुश्किल भी हुई, लेकिन कुछ ना कुछ मैं अचीव कर पाई, जिसके लिए मैं उस समय उस गुरु को, गोपाल राव को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर ये बदलाव लाने के कारण बने। और उसके बाद जब ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी, तब से बाबा के व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने एक आम इंसान होते हुए भी कितने लोगों का जीवन कैसे चेंज कर दिया, और आज तक उनकी संस्था इतना बड़ा कार्य कर रही है। साथ ही मैं उनके साथ दादी जानकी के जीवन से भी बहुत प्रभावित हुई। इन लोगों के संपर्क में और इस संस्था के संपर्क में आकर शायद मैंने अपने अंदर और भी बदलाव पैदा किया, और मैं ये समझती हूँ कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सभी कुछ संभव है। बहुत ही अच्छी बात अंशु शर्मा आपने शेयर किया हमारे साथ, और मुझे लगता है कि हमारे सभी के जीवन में इस तरह की कई घटनाएं घटती है और हम उससे सीखते हैं, और कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। वैसे मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग स्कूल लाइफ में जब पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में जब आते हैं, तो एक छोटा सा सपना अपने अंदर संजोए रखते हैं, और पता नहीं कि वो आगे चल के पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मीठी जो स्वीट ड्रीम जिसको कहते हैं, वो हमारे मन में रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा होना है। तो वो जो चीज़ है आपकी स्कूल लाइफ की या कॉलेज लाइफ की, वो ड्रीम क्या थी? क्या सचमुच वो पूरा हो रहा है या उसके लिए अभी भी आपको मेहनत करना पड़ रहा है? ये आपने बहुत ही मर्मस्पर्शी मेरी एक बात पूछी है, क्योंकि बचपन से जब भी मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो मेरा एक सपना था कि मैं कभी ना कभी अमेरिका ज़रूर जाऊं और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो घर है व्हाइट हाउस, वो देख पाऊं। तो जब ये सपना मेरा कहीं ना कहीं अंदर था, और शादी के बाद की व्यस्तता, गृहस्थी, कार्य के बीच में कहीं दब गया। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो मैंने ये ज़रूर शेयर किया अपने पति के साथ, और मैं ये उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम लोग दोनों लोग अमेरिका घूमने गए। वो मुझे वॉशिंगटन डीसी भी घुमाने लेके गए, और वाइट हाउस के सामने हम दोनों ने एक फ़ोटो खिंचवाई। वो फ़ोटो में मुझे आज भी याद दिलाती है कि अगर हमने अपने सपने देखे हैं और उन सपनों को हमें साकार करना है, तो हम ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा सपना हो या कितना ही बड़ा सपना हो। तो ये मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया, और मुझे थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सचमुच सपने सच होते हैं, और उसके लिए क्या हमको मेहनत करनी पड़ती है? जी ज़रूर, मैं ये मानती हूँ कि हम सबके सपने होते हैं, और हम सबके अंदर उन सपनों को साकार करने की हिम्मत और मेहनत होती है। लेकिन कई बार हमारे वो सपने दब जाते हैं, हमारे लिए प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, और हम उन प्रायोरिटीज़ में कहीं ना कहीं भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने सपनों को भुला देते हैं। लेकिन अगर आपने सचमुच कोई सपना देखा है, तो ज़रूर आप उसको साकार कर सकते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पति के साथ भी हुआ, और मेरे बच्चों के साथ भी हुआ। मेरी बेटी ने हमेशा से सपना देखा था कि वो MBA करना चाहती है। 2 बार कैट में असफल होने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गई, और उसे लगा कि वो शायद MBA नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी हम सबकी शुभकामनाएं उसके साथ रहीं। 3री बार उसने कैट में सफलता प्राप्त की और अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA किया, और आज वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सीनियर फाइनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत है। तो ये सब बातें जो हैं हमारे अपने हाथ में हैं। हमारे सपनों को साकार करना भी हमारे अपने हाथ में है।
मुझे लगता है कि हमको सपना ज़रूर देखना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए पूरा क्या कहते हैं 20 नाखूनों का जोर लगाकर मेहनत भी करना चाहिए। कभी कभी हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, एक दो बार असफल होने से हम लोग सोचते हैं कि शायद मेरे नसीब में ये होने वाला नहीं है, इसलिए मैं खाली फिले इसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत हमेशा ही रंग लाता है और हम अंशु शर्मा के जो अनुभव है उससे समझ सकते हैं कि सपने सचमुच साकार होते हैं, सच होते हैं। बस उसके लिए आपको इंतज़ार और मेहनत सही तरीके से करना होता है। तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे अंशु शर्मा से, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत खास आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चुकाया जा नहीं
नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के शो में। हमारे साथ डॉक्टर अंशु शर्मा है और दिल्ली से पधारे हुए हैं। काफ़ी अच्छी बातें उनसे हो रही है और मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी कुछ अपने जीवन से रिलेटेड कुछ बातें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम अपने जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं, और तनाव का कारण क्या होता है, तनाव में आप कब आते हैं, किस वजह से आते हैं, और उससे मुक्त होने के लिए आप कौन से उपाय करते हैं? जी बिल्कुल, हम सबके जीवन में तनाव आ चुका है और ख़ास तौर पे मेट्रो में रहने वाले हमारे जैसे कार्यरत लोगों के जीवन में तो अत्यधिक तनाव है। चाहे वो तनाव ट्रैफिक जैम्स की वजह से होता हो, या फिर अपनी डेडलाइंस को मीट करने के लिए भागदौड़ की वजह से होता हो, या फिर अपने बच्चों और अपनी एक्सपेक्टेशंस के पूरे ना होने की वजह से होता हो। तो इस तनाव के कई कारण हैं। मेरे जीवन में भी जब मेरे माता पिता 1 साल के अंदर चले गए तो बहुत डिप्रेशन और तनाव आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जीने का, जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इस तनाव की वजह से मैं रात को सो नहीं पाती थी, अपनी गृहस्थी में अपने लोगों को समय नहीं दे पाती थी। फिर मैंने जाना कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी हमें इस तनाव से मुक्ति दिला सकती है, और स्पिरिचुअलिटी कहाँ मिल सकती है वो जानने की भी कोशिश करी। जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आई तो मुझे ज्ञात हुआ कि हम इस तनाव से कैसे मुक्त रह सकते हैं। इतने सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें और सोल कॉन्शियसनेस में रहना शुरू करें तो कहीं ना कहीं इस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मैं इस तनाव को अपने दूर कर पाई। उसके अलावा भी मैंने अपनी हॉबीज़ कुछ डेवलप करी। सुबह के समय हारमोनियम बजाना शुरू किया, अमृत वेले में उठ के मेडिटेशन करना शुरू किया, और अपने आप को हर वक्त डेडलाइन से मीट करने की जो एक अंदर से वो थी, इच्छा थी, उससे भी अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश करी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ मैंने ये भी जाना कि हम अगर अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा स्लो कर लें और थोड़ा धीमे गति से चलें तब भी तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सभी तो साथ में हैं ही, लेकिन अपने अंदर के जो आपके अपने सपने हैं और आपके अपने इच्छाएं हैं, उनकी हर वक्त उनके बारे में ना सोचकर, उनसे अलग रहकर और अपने आप को थोड़ा सा हटाकर अगर देखें तब भी जीवन का तनाव पीछे रह जाएगा। अपने आप को स्लो डाउन करें, यही मेरी कहना है। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया। मुझे लगता है कि हम सभी लोग इस तरह के प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि क्या हम लोग इतना सारा जो एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने कहा आध्यात्मिकता से जुड़ना है या थोड़ा सा हट के अलग हो जाए, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने कभी कभी अच्छे संगीत सुन लिया, हारमोनियम बजा लिया, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी हो रही है और थोड़ी देर के लिए आपको तनाव से मुक्त कर रहे? क्या परमानेंट कोई इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल परमानेंट इलाज है। दूसरों के संपर्क में आकर उनको देने की कोशिश कीजिए। यदि आप तनावग्रस्त हैं और दूसरा आदमी भी तनावग्रस्त है, तो अगर आप उसके तनाव को शेयर करेंगे तो शायद आप अपने तनाव को भुला पाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ओल्ड एज होम्स में जाइए, अपना थोड़ा सा समय अनाथ आश्रमों में दीजिए, जहाँ पे आप कहीं किसी लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं कुछ किसी का राइटर बन सकते हैं, किसी स्पास्टिक स्कूल में जाके वहाँ के बच्चों को देख सकते हैं। इस प्रकार आप अपना समय दीजिए और अपना समय के साथ साथ जिसके पास पैसा है वो भी दे, तो ज़रूर आपके अंदर जो देने की आपकी कामना रहेगी और आप उससे अपने तनाव को ज़रूर कम कर पाएंगे। जब आप देखेंगे कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको आप अपने से नीचे पाएंगे और आप देखेंगे कि आप उनको कितना कुछ दे सकते हैं, तो ज़रूर आप अपने आप को उनसे खुशनसीब और उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत सोचेंगे। यही चीज़ें आपको अपने तनाव से मुक्त करेंगी।
मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही और अच्छा जवाब है, और हम सभी लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, और इसके वजह से तनाव का जो परसेंटेज है वो रोज का रोज बढ़ते जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा रिवर्स गियर में चले जाए और उसमें ये सोचे कि मुझे देना है, तो शायद बहुत कुछ हम लोग अपने तनाव को डायरेक्टली रिवर्स माना कम कर सकते हैं और एक अच्छा फीलिंग कर सकते हैं। और देने में बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन देने का एटीट्यूड बनाने में टाइम ज़रूर लगेगा। इट इज़ माना सिंपल बात नहीं है, क्योंकि हमारा सोच हमेशा लेने की रहा है, और अगर एकदम से हमने देने की सोच बना ली है, मेंटेन करना या उस अनुभव में रुकना बड़ा मुश्किल वाला काम है। लेकिन तरीका यही है कि आप देना शुरू कर दीजिए, तो आप तनाव से, टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा जी से। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन में अब आपने किस तरह का लक्ष्य रखा है, और स्कूल के टाइम पे जो गोल्स आपने जैसे कि एक छोटा सा सपने के बारे में बताया था, ऐसे ही कुछ बनने का जो लक्ष्य है वो आपका क्या था, और वो बन पाए या नहीं बन पाए, या उसके लिए आप प्रयासरत हैं अभी? जी धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि हम अपने गोल्स को, छोटे छोटे गोल्स को ही पूरा कर लें तो बहुत है, क्योंकि कल के समय को कोई नहीं जानता। आज उत्तराखंड में ये डिज़ास्टर हुआ, इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, इतने सब लोग नहीं रहे, क्या हम नहीं हो सकते थे उस डिज़ास्टर का हिस्सा? तो इसलिए इस अनसर्टन लाइफ से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं रखती हूँ। आज के दिन में मैं अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिता पाऊँ, अपने कार्य के क्षेत्र में जहाँ की मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, उस डिस्पेंसरी में रहते हुए अपने मरीज़ों की और अपने स्टाफ मेंबर्स की अच्छे से देखभाल कर पाऊँ, और साथ ही अपना ख्याल रखते हुए अपने आप को तनाव मुक्त और खुश रख पाऊँ। यही मेरा सबसे बड़ा गोल है। अगर मैं अपने आप को खुश और शांत महसूस करती हूँ, रात के वक्त अच्छे से 6 घंटे की नींद ले पाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यही मेरा गोल बहुत बड़ा है। ये भी एक अच्छा आपने आंसर दिया। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को सचमुच कभी कभी बड़े गोल पूरा करने में लाइफ पूरा अपना चला जाता है, बहुत समय निकल गया होता है। अगर हम लोग छोटे छोटे गोल सेट कर ले तो रोज़ का रोज़ हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, और उसकी खुशी बहुत ही अलग होगी, और आप सदा रोज़ खुशी में रहेंगे तो आप अपना जीवन या अपना हेल्दी जो लाइफ है उसको जी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चलिए जाते जाते एक और आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं, और मोस्टली हमारे ट्राइबल एरिया के लोग, गांव के लोग जुड़े हुए हैं आबू रोड के आसपास में, वो लोग भी ज़्यादा सुनते हैं। शहर से भी जुड़े हुए हैं, आबू रोड, महसाना, गुजरात, अंबाजी वगैरह एरिया से, तो वो भी लोग, 2 कैटेगरी के लोग आपको सुन रहे हैं। तो दोनों के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों का जीवन काफ़ी कठोर है, आप लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, और इस परिश्रम के साथ साथ आप लोगों को अधिक मौके भी शायद नहीं मिलते हैं कि आप लोग बाहर निकल सकें और किसी मनोरंजन के लिए जा सकें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों की वजह से ही हम लोग या सारी दुनिया जो है वो अपने जीवन को एंजॉय कर पाती है। ख़ास तौर पे जैसे कि किसान हैं, उन लोगों के इतने कड़े परिश्रम का फल है कि हमें समय पर अनाज, समय पर खाना मिलता है। और जो मज़दूर हैं, आप लोगों के परिश्रम की वजह से हमारे घर खड़े होते हैं, हम लोगों के कॉलेज, स्कूल की बिल्डिंग्स बनती हैं। तो कृपया अपना ये परिश्रम जारी रखिए, अपने आप को ये किसी से कम मत समझिए, क्योंकि आपका योगदान देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का या किसी और का। तो ये अपने आप में अंदर जोश बनाए रखिए, अपने कार्यों को जोश पूर्वक करिए और रेडियो सुनते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशु शर्मा जी। काफ़ी अच्छी बातें आपने की और काफ़ी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिला आज के शो में। और अंत में आपने जो मैसेज कोट किया वो भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि जो लोग परिश्रम करते हैं वो लोग अपने आप को छोटा ना समझे, वो लोग भी उतना ही अपना योगदान समझे जितना कि अपना प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो कुछ कर रहा है देश के लिए, उसी का हक उनको भी मिलता है, क्योंकि वो लोग परिश्रम करते हैं तब तो सब कुछ खड़ा होता है।
टूल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।